गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट सेकेंड, सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन, पेपर सेकेंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत पेपर सेकेंड में आज अपना टॉपिक रहेगा प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। आधुनिक युग में प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र विस्तृत हो गया है। आने वाले समय में प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र और भी विस्तृत होने की संभावना है। अध्ययन की दृष्टि से अपन आज ये 11 प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले अपना है उत्पादन प्रबंध, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। उत्पादन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का वह क्षेत्र या भाग है जो माल या सेवाओं के उत्पादन की व्यवस्था करता है। इसके अंतर्गत उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण, उत्पादन निरीक्षण, किस्म नियंत्रण, संयंत्र स्थापना, अभिन्यास का निर्धारण, संयंत्रों के संचालन एवं रखरखाव, उत्पादन सामग्री तथा तैयार माल के संग्रहण आदि की व्यवस्था की जाती है। कुशल उत्पादन प्रबंध में परिणाम स्वरूप ही निर्धारित प्रकार एवं किस्म के माल का यथा समय उत्पादन न्यूनतम लागत पर किया जा सकता है। उत्पादन प्रबंध में मूल रूप से यह ध्यान रखा जाता है कि उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार समय पर वस्तु का या सेवाओं का उत्पादन हो सके। दूसरी बात मूल रूप से ध्यान रखी जाती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम से कम रहे। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। दूसरा सेकंड अपन लेते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, विपणन प्रबंध। यह प्रबंध का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। उत्पादन एवं विपणन प्रबंध में से किसी को भी पहले या दूसरे स्थान पर नहीं रखा जा सकता है। दोनों कार्य एक दूसरे से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आधुनिक युग में विपणन प्रबंध का कार्य उत्पादन से पहले ही प्रारंभ हो जाता है और माल के विक्रय के बाद तक चलता रहता है। यानी आप उत्पादन करेंगे उससे पहले ही विपणन प्रबंध का कार्य प्रारंभ हो जाता है और उत्पादन करने के बाद तक यह विपणन प्रबंध का कार्य चलता रहता है। दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि विपणन प्रबंध का कार्य ग्राहकों की आवश्यकताओं से प्रारंभ होता है। विपणन प्रबंध का कार्य ये देखा जाता है कि ग्राहकों की आवश्यकता किस प्रकार की है। आवश्यकता समय के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, ग्राहक की प्रकृति के अनुसार अलग अलग होती है। उनका अध्ययन विस्तृत रूप से किया जाता है तथा उसकी संतुष्टि के बाद भी समाप्त नहीं होता है कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति होने से वह कितना संतुष्ट हुआ, उसके बाद भी विपणन प्रबंध का कार्य समाप्त नहीं हो सकता है। वस्तुतः विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है तथा उनकी संतुष्टि के लिए विपणन कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण किया जाता है। कहने का मतलब विपणन प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है जो उत्पादन से पहले प्रारंभ होता है और उपभोक्ता की संतुष्टि के बाद भी चलता रहता है। तीसरा अपन लेते हैं परचेज मैनेजमेंट,
क्रय प्रबंध या इसे सामग्री प्रबंध के नाम से भी जाना जाता है। क्रय प्रबंध भी संस्था का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह विभाग कच्चे माल, तैयार माल तथा उत्पादन की अन्य सामग्री का क्रय करने संबंधी आवश्यक कार्य करता है। इस हेतु क्रय प्रबंधक क्रय के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय करता है, जैसे माल कितना, किस प्रकार का, किस किस्म का, किन शर्तों पर खरीदना है तथा क्रय प्रबंधक वस्तुओं की उपलब्धता, मूल्यों की जानकारी लेता है। समय समय पर वह माल क्रय करने के लिए टेंडर भी आमंत्रित करता है और माल क्रय करने के साथ साथ क्रय प्रबंधक सामग्री नियंत्रण एवं भंडारण की व्यवस्था का कार्य भी करता है। क्रय प्रबंधक के बाद अपन लेते हैं अगला फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध। वित्तीय प्रबंध, वित्त के संबंध में ये कोटेशन आपने कई बार सुना होगा कि वित्त व्यवसाय का जीवन तत्व माना जाता है। अतः प्रत्येक संस्था में वित्तीय प्रबंध की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह वित्तीय प्रबंधक संस्था की वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान करता है तथा कोषों के स्रोतों को निर्धारित करने तथा उनका आवंटन करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। यानी कोषों के स्रोत कहाँ से फंड्स अवेलेबल होंगे और कहाँ उनको वितरित किया जाना है, इसके संबंध में वह पूर्ण व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त वित्तीय प्रबंधक लेखांकन, लागत नियंत्रण, बजट निर्माण, नियंत्रण, आय का प्रबंध, संपत्तियों में विनियोग, बीमा आदि से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। अगला है सेवी वर्गीय प्रबंध, पर्सोनेल मैनेजमेंट, अर्थात इसका आजकल दूसरा नाम भी है मानव संसाधन प्रबंध, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह संस्था में कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित क्रियाएं करता है और यह संपूर्ण प्रबंध का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत कर्मचारियों का प्रबंध किया जाता है। सेवीवर्गीय प्रबंध अनेक कार्य करता है, जैसे कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतन, कर्मचारी सुरक्षा, कर्मचारी कल्याण, औद्योगिक विवादों का निपटारा आदि कार्य सेवीवर्गीय प्रबंध के अंतर्गत किया जाता है। अगला है शोध एवं विकास प्रबंध, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट। संस्था को तकनीकी दृष्टि से प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए आजकल शोध एवं विकास प्रबंध महत्वपूर्ण स्थिति लेता जा रहा है। इसके अंतर्गत संस्था के कुशल संचालन के लिए तकनीकी क्षेत्रों में शोध एवं विकास किया जाता है। यह उत्पादन में प्रयुक्त सामग्री, उत्पादन की विधि, उत्पादन के यंत्रों एवं उपकरणों आदि की तकनीकी पहलुओं का अध्ययन करता है तथा संस्था की कुशलता के लिए उनमें इनोवेशन, नवकरण करने का प्रयास करता है। इनके प्रयासों से संस्था में विदेशी तकनीकों को अपनाने या उनका देशीकरण करने, संस्था के उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि समय के अनुसार जो प्रोडक्शन संबंधी या अन्य कार्य करने संबंधी जो टेक्निक्स विदेशों में अपनाई जाती है, उनको अपने यहाँ पर भी अपनाई जाए और समय के अनुसार उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके। अगला क्रियात्मक प्रबंध का क्षेत्र है कार्यालय प्रबंध, ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट के संबंध में ये एक कोटेशन आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। उस कोटेशन में कहा गया है कि कार्यालय का संस्था में वही स्थान है जो घड़ी में मुख्य कमानी का होता है। यानी एक घड़ी होती है, उसमें मुख्य कमानी उस घड़ी को संचालित करती है। उसके बिना
घड़ी का चलना संभव नहीं होता है। उसी प्रकार यह कहा जाता है कि एक संस्था में, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कार्यालय नहीं हो, कार्यालय प्रबंध नहीं हो, तो वह संस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। कार्यालय प्रबंध के अंतर्गत एक और संस्था के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित की जाती है, उनका संकलन किया जाता है, तो दूसरी ओर आवश्यकता पड़ने पर समय पर सभी सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कार्यालय प्रबंध में पत्रों, संचार के अन्य माध्यमों, व्यक्तिगत रूप से सभी पक्षकारों से संपर्क बनाए रखना आदि क्रियाएं होती हैं। कार्यालय प्रबंध के बाद अगला प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र अपन अध्ययन करते हैं, परिवहन प्रबंध, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। परिवहन प्रबंध संस्था के प्रबंध का वह भाग है जो माल या सामग्री के परिवहन की व्यवस्था करता है। यानी आपका जो कच्चा माल है या तैयार माल है, उसके लिए परिवहन की व्यवस्था करना, भंडारण के लिए माल कहाँ जाना है उसकी व्यवस्था करना, इसके अतिरिक्त संस्था के कर्मचारियों को लाने एवं ले जाने संबंधी परिवहन की व्यवस्था करता है। निर्माणी संगठनों में यह महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्य माना जाता है। जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनमें यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रबंध व्यवस्था मानी जाती है, क्योंकि परिवहन प्रबंध में माल के जल, थल, नभ आदि से देश विदेश में माल के परिवहन की व्यवस्था करने का महत्वपूर्ण कार्य होता है और परिवहन प्रबंध की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निर्माणी संस्थाओं में कारखाने में संयंत्र तक रेल की पटरियां बिछवाने या ट्रकों के आवागमन की व्यवस्था करने का दायित्व भी इस विभाग के प्रबंधकों का माना जाता है। अगला है अनुरक्षण या संस्थापन प्रबंध, मेंटेनेंस मैनेजमेंट। आधुनिक युग में सबसे कीमती तत्व माने जाने वाला लगा है, इसलिए शायद यह कहा जाता है कि समय ही धन है। ऐसे में प्रबंधक भी समय का पूर्ण प्रबंध करते हैं। अनुरक्षण प्रबंध के अंतर्गत संस्था के संयंत्रों, मशीनों, उपकरणों, कारखानों आदि की परिसीमाओं, संपत्तियों आदि के रखरखाव से संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अगला अपना है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंध। समय प्रबंध के अंतर्गत प्रबंधक समय को महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी कहने का मतलब एक संस्था में उत्पादन संबंधी कार्य हो या किसी भी प्रकार का कार्य हो, उसे समय पर पूर्ण करना होता है और टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत विभिन्न कार्यों का इस प्रकार आवंटन करना पड़ता है कि प्रत्येक कार्य को उसके महत्व के अनुरूप समुचित रूप से समय पर किया जा सके। इसलिए समय प्रबंध वर्तमान युग की सफलता का एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। टाइम मैनेजमेंट अपने आप में एक नया प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र माना जाता है। आजकल देश विदेश में इस पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाना लगा है, क्योंकि हर व्यवस्था, हर कार्य समय पर पूर्ण होने पर ही संस्था आगे बढ़ सकती है, अन्यथा वह आगे नहीं बढ़ सकती है। अगला लास्ट अपने इसमें लेते हैं, वातावरण एवं सामाजिक दायित्व का प्रबंध, एनवायरमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट। आधुनिक व्यावसायिक संस्था वातावरण की उप प्रणाली मानी जाती है। सब सिस्टम ऑफ एनवायरमेंट वातावरण की उप प्रणाली मानी जाती है। अतः वातावरण इसे तथा यह वातावरण को प्रभावित किए बिना नहीं रहते हैं। ऐसे में प्रबंधक को वातावरण की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वातावरण का समुचित प्रबंध करना पड़ता है। उसे आंतरिक वातावरण एवं बाह्य वातावरण, संस्था के आंतरिक वातावरण एवं संस्था के बाह्य वातावरणीय घटकों को ध्यान में रखते हुए प्रबंध का कार्य संपूर्ण करना होता है। इसके अंतर्गत ग्राहकों,
नियोजकों, श्रम संघों, सरकारी नीतियों, नियमों एवं संस्थाओं, प्रतिस्पर्धी संस्थाओं, स्थानीय समुदायों, विश्व समुदाय आदि के प्रति संवेदनशील रहना पड़ता है। इसे इन सब के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करना पड़ता है तथा सुंदर वातावरण बनाने के लिए प्रभावकारी प्रबंधकीय निर्णय लेने पड़ते हैं, चाहे संस्था का आंतरिक वातावरण हो या बाह्य वातावरण हो। वातावरण एवं सामाजिक दायित्व प्रबंध के अंतर्गत एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जिससे दोनों प्रकार के वातावरण को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। एक बड़ी संस्था में सामान्यतः प्रबंध के यही क्रियात्मक क्षेत्र माने जाते हैं, किंतु कुछ विशेष प्रकार की संस्थाओं में और कुछ विशेष प्रकार के क्रियात्मक क्षेत्र और बना दिए जाते हैं। जैसी संस्था की उत्पादन या उत्पाद की नेचर होती है, उसी के अनुसार प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र कम या ज़्यादा किए जा सकते हैं। संस्था अगर विशालकाय रूप है तो उसमें प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र बहुत विस्तृत हो सकते हैं, और संस्था अगर मान लीजिए उससे भी विशालकाय, आजकल कंपनी स्वरूप व्यवसाय में विदेशी व्यापार अगर होता है तो उसके लिए अलग से संस्था के अंतर्गत विभाग निर्धारित किए जाते हैं और उसका क्रियात्मक क्षेत्र विस्तृत होता जाता है। यदि किसी संस्था में आयात निर्यात का कार्य बहुत बड़े पैमाने पर होता है तो उसमें विदेशी व्यापार प्रबंध भी प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र माना जाता है और स्थापित कर दिया जाता है। इसी प्रकार यदि संस्था में निर्माण कार्य बहुत बड़े पैमाने पर होता है तो सामग्री प्रबंध मटेरियल मैनेजमेंट भी स्थापित कर दिया जाता है, किंतु सामान्य संस्थाओं में ये विभाग क्रमशः विपणन तथा उत्पादन या क्रय प्रबंध के अंतर्गत ही आते हैं। ये अपने प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र अध्ययन अपन ने आज किए हैं। धन्यवाद।